जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ जियोग्राफी सीरीज़। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड कंप्लीट किया था एंड आज का लेक्चर भी वहीं से कंटिन्यू होगा, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ लैटिट्यूड। बट उससे पहले हम एक छोटा सा और टॉपिक करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड में, दैट इज़ IDL, जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए फटाफट से वो टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं एंड देन वी विल मूव फर्दर टुवर्ड्स एप्लीकेशन ऑफ लैटिट्यूड। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले एज़ यूजुअल आपसे कुछ सवाल जवाब हो गए। एक मैं सॉल्व करवाऊँगा एंड सेकेंड वन विल बी योर होमवर्क। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कुछ डेटा इस प्रकार गिवन है कि कायरो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, इट इज़ कैपिटल ऑफ इजिप्ट। हालांकि हम सारे कंट्री के कैपिटल वाइज हम सारी कंट्री हम करेंगे इन वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़, बट फ़िलहाल के लिए याद रख लो कायरो इज़ कैपिटल ऑफ इजिप्ट। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कायरो इज़ 2 hours अहेड ऑफ ग्रीनविच। आई होप आपको ग्रीनविच क्या है पता होगा, नहीं पता है तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, आप प्लीज़ 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 पिछले वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करो एंड देन उसी के बाद ही ये वीडियो लेक्चर आप देखो। अगर आप वो वीडियो स्किप करके ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आपको ये कैलकुलेशन पता ही नहीं चलेगी कैसे हमने ये कैलकुलेट किया, कैसे हम लॉन्गिट्यूड निकालते, कैसे हम टाइम कैलकुलेट करते, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो प्लीज़ आप पहले वीडियो लेक्चर्स देखो एंड उसी के बाद आप यहाँ पे आओ। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कायरो इज़ 2 hours ahead of ग्रीनविच, हेंस इट इज़ लोकेटेड एट, मतलब जैसे कि हर एक कंट्री का अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है, कोई एक लॉन्गिट्यूड हर कंट्री ने फिक्स किया होता है कि यही हमारा स्टैंडर्ड टाइम होगा। तो वैसे ही कुछ कायरो का भी होगा, जैसे हमारे इंडिया का IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वैसे कायरो का भी कोई एक स्टैंडर्ड टाइम होगा, कोई एक लॉन्गिट्यूड होगा जो एज अ स्टैंडर्ड टाइम सर्व करता होगा उस कंट्री का। तो हमें बस वही निकालना है, कायरो मतलब उसकी कौन से लॉन्गिट्यूड पे कायरो लोकेटेड है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स ध्यान से देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम रेफरेंस पॉइंट से राइट हैंड साइड जाते हैं, दैट इज़ ईस्टर्न साइड जाते हैं, तो हम टाइम करते हैं ऐड, दैट इज़ अहेड, टाइम आगे होगा। एंड इफ़ वी मूव लेफ़्ट साइड और वेस्ट साइड तो टाइम माइनस होगा, यानी कि पीछे होगा टाइम। तो मैं एक बात तो मैं श्योर हूँ कि वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड वाले जो ऑप्शन है वो तो आंसर नहीं होंगे, तो मैं इजीली एलिमिनेट कर दूंगा ऑप्शन A एंड ऑप्शन C को। तो अब चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या है आंसर। एज़ यूजुअल हम पहले लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ कर लेंगे। मैं आपसे भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप प्लीज़ लॉन्गिट्यूड आप ड्रॉ करके सॉल्व करो ताकि आपको ईजी रहे सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है आंसर इसका। 2 hours अहेड ऑफ ग्रीनविच, 2 घंटा आगे दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली वी ऑल नो कि एवरी 15 डिग्री रिप्रेजेंट्स 1 hour, मतलब हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का डिफरेंस होगा। तो ये 1 घंटे का डिफरेंस हो गया, ये दूसरा 1 घंटा हो गया, तो टोटल 2 घंटे हो गए ना। तो आंसर क्या आ रहा है 30 डिग्री ईस्ट। चलिए देखते हैं क्या है आंसर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 7 करोड़ जीत गए आप। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन आप देख लो, ये आपको खुद सॉल्व करना है, मैं उसका आंसर मैं नहीं बताऊँगा। हाँ, क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार डेटा गिवन है कि लोकल टाइम एट अ प्लेस इज़ 6 AM। कोई एक जगह है जिसका नाम नहीं दिया गया है, लेट अस एज्यूम कि X है वो जगह, एंड टाइम क्या दिया है वहाँ पे 6 AM। बट एक और एक कंडीशन दी है क्वेश्चन में, व्हेन इट इज़ 3 AM, मतलब 3 AM एट GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम।
मतलब जब एक्स प्लेस पे 6 AM है तब GMT पे 3 AM है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस, यानी कि हमें ये जो एक्स प्लेस है उसका लॉन्गिट्यूड निकालना है हमें। सेम मेथड है, हमने जो पिछले क्वेश्चन में जो मेथड यूज़ की थी वो सेम मेथड इसी पे भी अप्लाई होगी। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर क्या है मुझे नहीं पता है, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते वीडियो लेक्चर में आगे, दैट इज़ इंटरनेशनल डेडलाइन हमारे टॉपिक पे। जल्दी से फटाफट ये टॉपिक हम ख़त्म कर लेते हैं एंड देन हम बढ़ते हैं हमारे एप्लीकेशन ऑफ लैटिट्यूड वाले पोर्शन पे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। इंटरनेशनल डेडलाइन दैट इज़ IDL। अगर आपने वर्ल्ड मैप, आपकी जो दीवार पे जो वर्ल्ड मैप टंगा हुआ है उस पर आपने अगर गौर किया होगा तो आपने कुछ लॉन्गिट्यूड्स देखे होंगे। लेट अस से ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपने देखा होगा। अगर 0 डिग्री के आप ईस्टर्न साइड जाओगे यानी कि राइट हैंड साइड जाओगे तो आपने टोटल 179 लॉन्गिट्यूड्स देखे होंगे। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो तो आपने वहाँ पे भी टोटल 179 लॉन्गिट्यूड्स देखे होंगे। बट ये फिर भी 359 लॉन्गिट्यूड्स हो रहे हैं, मतलब 179 प्लस 179, एंड ये भी तो एक लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री वाला, तो 179 प्लस 179 प्लस 1 359। बट हमने तो देखा था कि टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स है। तो ये जो 0 डिग्री वाला जो लॉन्गिट्यूड है, चलिए डायग्राम में देख लेते हैं। जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ वो 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है उसके जो ऑपोजिट है एकदम वही है 180 डिग्री एंड द लास्ट लॉन्गिट्यूड, और इसको अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो हो जाते हैं टोटल 360 लॉन्गिट्यूड। तो ये जो 180 डिग्री वाली जो लाइन है उसी को हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। आई होप आई एम क्लियर। ये IDL का एक छोटा सा कंसेप्ट है, सेम जैसा कंसेप्ट हमने जब हम टाइम कैलकुलेट कर रहे थे पिछले वीडियो लेक्चर में तब हमने देखा था कंसेप्ट कि अगर हम रेफरेंस पॉइंट से राइट हैंड साइड जाते हैं तो हम टाइम करते हैं ऐड, एंड अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो हम टाइम करते हैं माइनस। तो कुछ उसी प्रकार का कंसेप्ट भी यहाँ पे है, देख लेते हैं क्या है कंसेप्ट, ध्यान दीजिएगा। लेट अस से दिस इज़ 180, ओके आई एम सॉरी जस्ट अ सेकेंड। लेट अस से दिस इज़ 180 डिग्री, ये जो 180 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड है वो ये है। तो ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है कि अगर आप 180 डिग्री यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन से राइट हैंड साइड जा रहे हो यानी कि ईस्टर्न साइड जा रहे हो आप, मार्क माय वर्ड्स, इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्टर्न साइड जा रहे हो आप, तो आप डेट करोगे माइनस, यानी कि एक दिन आप कम करोगे, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो डिलीट होगा, डे डिलीट होगा। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट साइड जा रहे हो, मार्क माय वर्ड, इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट साइड जा रहे हो आप, ना कि आप लॉन्ग 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है उसके, या तो फिर आप कह लो लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो, तो आपको करना पड़ेगा प्लस, यानी कि एट द डे। मैंने यही लिखा है यहाँ पे, देखो इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ अ लाइन वेयर द डेट चेंजेस बाय एग्जैक्टली 1 डे व्हेन इट इज़ क्रॉस्ड। मतलब या तो आप यहाँ पे जाओ या तो आप यहाँ पे जाओ, एक दिन आपको कम करना पड़ेगा या तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। डेट चेंजेस बाय एग्जैक्टली 1 डे व्हेन इट इज़ क्रॉस्ड। अब देखो यहाँ पे दूसरी लाइन क्या लिखी है, अ ट्रैवलर क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि जस्ट सेकंड में इरेज कर देता हूँ,
ताकि आपको क्लियरली समझा सकूं मैं। क्या लिखा है यहाँ पे? अ ट्रैवलर क्रॉसिंग डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट मतलब किसका ईस्ट टू वेस्ट? ऑब्वियसली 180 डिग्री के रेफरेंस से हम लेके ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट। अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो आई विल लूज़ अ डे। आई होप आई एम क्लियर। और अगर मैं वेस्ट टू ईस्ट जा रहा हूँ तो आई विल गेन अ डे। वेस्ट टू ईस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट। अब कैसे लूज अ डे हो गया और कैसे गेन्स अ डे, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो चलिए समझते हैं आसानी से। लेट अस से यहाँ पे 1 दिसंबर है, यहाँ पे है 1 ऑफ जनवरी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे है 31 ऑफ दिसंबर। आई एम सॉरी। तो देख लेते हैं कैसे ईस्ट टू वेस्ट जाने से एक दिन कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे हो 31, मतलब आप यहाँ पे हो टू द राइट ऑफ 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन, एंड यहाँ पे डेट हो रही है 31 दिसंबर। मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आपके जीवन में से 31 दिसंबर तो चली गई। आपने पूरी 31 ऑफ दिसंबर आपने पूरा तो नहीं देखा, और सीधा आपके जीवन में 1 ऑफ जनवरी आ गया। तो हो गया ना उस प्रकार से लूज अ डे, मतलब एक दिन कम हो गया ना आपके जीवन में से। और सिमिलरली अगर मैं वेस्ट टू ईस्ट जा रहा हूँ, फिर मैं वेस्ट टू ईस्ट जा रहा हूँ, तो क्या गेन्स अ डे, मतलब मैं 1 जनवरी में था, मैं वापस से 31 दिसंबर में आ गया और मुझे वापस से 1 ऑफ जनवरी देखने को मौका मिलेगा। एम आई क्लियर? तो इस प्रकार से लूजर डे एंड गेन्सर डे का कंसेप्ट चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रीलिम्स के लिए मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन करवा देता हूँ, आप प्लीज़ कर लो नोट में अपनी। पहले तो कुछ जहरीले फैक्ट्स हम देख लेते हैं, क्या है क्या नहीं। पहले तो आप चलो इससे पहले आप एक चीज़ नोटिस करो कि आपने आप जो ये 180 डिग्री जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो जिगजैग क्यों है? कोई तो रीज़न होगा ना। मतलब हम चाहते तो सीधी भी तो बना सकते थे, मतलब इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी आड़ी टेढ़ी बना के, बट कोई तो ऐसा रीज़न होगा। चलो मैं रीज़न भी बता देता हूँ कि क्यों है ऐसी लाइंस। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई आइलैंड है और ठीक उसी के ऊपर से इंटरनेशनल डेट लाइन जा रही है। अभी थोड़ी देर के लिए दिमाग में से हटा दो कि इंटरनेशनल डेट लाइन आड़ी टेढ़ी है, अभी के लिए बस इतना एज्यूम कर लो कि इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और वो बीचों बीच एक आइलैंड से गुजर रही है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, एक आदमी जो यहाँ पे खड़ा है उसका एक पाँव तो लेटर से 1 जनवरी में होगा, दूसरा पाँव 1 जनवरी में होगा एक पाँव, और दूसरा पाँव होगा 31 ऑफ दिसंबर में। तो क्या ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा? लेटर से उस आइलैंड कंट्री में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जब हम शेड्यूल वगैरह हम सेट करेंगे तो कैसा लगेगा कि मतलब 2 डेट्स दी गई है एक ही शेड्यूल में, तो क्या कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। तो क्या हो अगर मैं ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है उसको मैं सीधा नहीं बनाऊँ एंड आड़ी टेढ़ी बना दूँ, ताकि यहाँ पे 2 डेट्स की कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, डबल डेट वाला जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएट ना हो। तो बस कुछ इसी प्रकार का कंसेप्ट यहाँ पे भी है। देखो जो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो
पैसिफिक ओशन से होके गुज़रती है, फ्रॉम आर्कटिक ओशन टू पैसिफिक एंड देन टू एंटार्क्टिक ओशन। मतलब ये आर्कटिक ओशन हो गया, ये पैसिफिक ओशन हो गया एंड ये एंटार्क्टिक ओशन हो गया। बट मेजरली अगर पैसिफिक ओशन से होते गुज़रती है। एंड अगर आप गौर से देखोगे ना पैसिफिक ओशन में, तो पर्टिकुलरली ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड नेशंस हैं। एंड सेम ये वाला जो कन्फ्यूजन मैंने अभी आपको बताया, ये ना हो उसी को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल डेट लाइन को ऐसे जिगजैग पैटर्न में बनाया गया है। आई होप आपके माइंड में अभी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि क्यों आइडियल को हम जिगजैग पैटर्न में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं प्रीलिम्स पॉइंटर में। कुछ मैं प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लो। तो पहला तो ये देख लो कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से गुज़रती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं मार्क कर रहा हूँ मैप में, वहाँ से गुज़रती है वो लाइन जिसे हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। ये बेरिंग स्ट्रेट वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है आपको दिख रहा है, इसे हम बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से होके गुज़रती है, तो बेरिंग स्ट्रेट से होके गुज़रती है। बट ये स्ट्रेट है, मैं आपको अभी ये नहीं बताऊँगा कि स्ट्रेट क्या है, स्ट्रेट क्या होता है, किस दो चीज़ को अलग करता है, स्ट्रेट किस दो चीज़ को कनेक्ट करता है। वो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप लेक्चर नंबर 1 या तो लेक्चर नंबर 2 आप वापस से देखो एंड सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्लियर करो। उसमें उसी में मैंने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कवर करवा दी है। तो अगर ये स्ट्रेट है तो दो लैंड मास को अलग भी कर रहा होगा एंड दो वो मेजर वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रहा होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं किन दो लैंड मास को अलग करता है। तो दो मेजर लैंड मास को बेरिंग स्ट्रेट अलग करता है, दैट इज़ एशिया एंड नॉर्थ, जस्ट अ मिनट सेकेंड, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, ये दो लैंड मास को सेपरेट करता है बेरिंग स्ट्रेट। अब पर्टिकुलरली अगर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी कंट्रीज़ को अलग करता है, तो एशिया में है रशिया एंड नॉर्थ अमेरिका जो कंटिनेंट है वहाँ पे है अलास्का, दैट इज़ पार्ट ऑफ यूएसए। ये जो रीजन है वो अलास्का वाला रीजन है एंड अलास्का इज़ टेरिटरी ऑफ यूएसए। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में कौन सी कंट्री है, यूएसए, एंड एशिया में है रशिया। एंड स्ट्रेट है तो कोई दो मेजर वाटर बॉडी को कनेक्ट भी कर रहा होगा वो स्ट्रेट। देख लेते हैं क्या है। अगर मेजरली हम बात करें तो आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। आर्कटिक ओशन में अगर बात करूँ तो जस्ट अ सेकेंड, आर्कटिक ओशन में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे है चकची सी, एंड पैसिफिक ओशन की बात करूँ मैं तो वहाँ पे है बेरिंग सी। आप ये दो पॉइंट खास नोट कर लो, प्रॉबेबली एमसीक्यू बन सकता है। एंड इसी के साथ हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन टॉपिक ख़त्म होता है। एंड चलिए बढ़ते हैं आगे हम अब एप्लीकेशन ऑफ लैटिट्यूड की तरफ। तो जब हम एप्लीकेशन ऑफ, हाँ आई होप आपने ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए है। मैं
अब स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, तो आप अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप प्लीज़ वीडियो पॉज करो एंड नोट डाउन कर लो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम एप्लीकेशन ऑफ लैटिट्यूड, जब हम एप्लीकेशन ऑफ लैटिट्यूड की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात करते हैं सीजनलिटी की। और बट अगर हमें सीजनलिटी पढ़नी है, मतलब हमें सीजनलिटी को समझना है, मतलब कैसे सीजन्स चेंज होती है, तो उसके लिए हमें पहले पढ़ना होगा मूवमेंट ऑफ अर्थ, यानी कि मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ अर्थ में दो चीज़ें होती है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो चलिए बारी बारी हम दोनों को देख लेते हैं। बेसिकली अर्थ की जो मूवमेंट है उसे हम दो पार्ट में मतलब क्लासीफाई करते हैं समझने के लिए। फर्स्ट वन इज़ रोटेशन एंड सेकेंड वन इज़ रिवॉल्यूशन। रोटेशन इज़ ईजी। देखो, रोटेशन होता है अर्थ का जो वो एक खुद की एक एक्सिस होती है, एंड हमें पता है अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमने पिछली स्लाइड में भी हमने देखा था। तो मैं जब आपको रोटेशन आपको बताऊँ कि क्या होता है रोटेशन, मतलब अर्थ की एक खुद की एक एक्सिस है, उसी के ऊपर अर्थ रोटेट करता है। तो जब मैं आपको बताऊँ अर्थ रोटेट करता है तो अर्थ को चाहिए होता है टोटल 24 आवर्स। और आप खुद महसूस करो कि इन 24 आवर्स में आपको कौन कौन से चेंजेस, कौन कौन से बदलाव आपको महसूस होते हैं। मतलब रटो में नहीं, महसूस करो, खुद बताओ आप। तो आप मुझे बोलोगे कि अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट में दिन और रात का बदलाव महसूस होता है, राइट। तो रोटेशन का ये हो गया एप्लीकेशन। डे एंड नाइट व्हेन अर्थ, मतलब देखो, व्हेन अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस ओनली वन पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस कम्स इनटू रेज ऑफ द सन। मतलब ये बता रहा है आपको कि देखो, ये लेटस से एक एक्सिस है अर्थ की जिस पर अर्थ रोटेट कर रहा है, एंड जब रोटेट कर रहा होगा तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों पार्ट पे लाइट हो गई, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। नहीं, जो हिस्सा सन के सामने होगा उस हिस्से में डे होगा, यानी कि वहाँ पे सन रेज पहुँच रही है तो वहीं वहाँ पे दिन होगा। एंड जो उसका ऑपोजिट फेस होगा, जो ये वाला हिस्सा है, वहाँ पे लाइट नहीं आएगी, उसी वजह से वहाँ पे अंधेरा होगा, उसी को हम नाइट कहते हैं। तो बस रोटेशन का यही एक एप्लीकेशन है डे एंड नाइट में। अब बढ़ते हैं आगे रिवॉल्यूशन वाले टॉपिक पे। थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा वहाँ यहाँ पे, तो आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए अटेंटिव रहो एंड लिसन टू मी केयरफुली। मैं आपको पहले बता देता हूँ रिवॉल्यूशन अगर हम देख लेते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी। सीजनल चेंजेस एक हमें देखने को मिलेगा एंड वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट भी हमें देखने को मिलेगा। कैसे, ये अब हम देखेंगे आगे। लेटस हम दो केस ले लेते हैं। अगर सीजनलिटी पढ़नी है हमें तो उसके लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, टिल्टेशन ऑफ द अर्थ। वो पहले हम देख लेंगे। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ।
ये दोनों अर्थ है. दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2, and this is grandfather of our solar system, sun. This is northern hemisphere, this is northern hemisphere. तो पहले केस में अगर हम देखें तो ये एक्चुअल एक्सिस है अर्थ की, जो टिल्ट नहीं हुई है अभी तक. एंड अगर हम दूसरे केस में देखें तो इसमें आपको जो एक्सिस है अर्थ की आपको टिल्टेड मिलेगी. ये जो डॉटेड लाइन है ये है एक्चुअल एक्सिस. लिख देता हूँ मैं. एंड ये जो ये है टिल्टेड एक्सिस. पहले तो वजह जान लेते टिल्टेड एक्सिस क्यों है हमारे अर्थ की. तो एक वाइडली एक्सेप्टेड थियरी है, मतलब उसमें ये बताती है थियरी हमें कि बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एक मार्स साइज़ का मीटियोर आया था अर्थ के ऊपर, जो जिसने इम्पैक्ट डाला था अर्थ के ऊपर. एंड उसी की वजह से, उसी के फोर्स की वजह से अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्ट हो गई है, मतलब झुक गई है. तो कितनी झुकी है, तो इतनी झुकी है 23.5 डिग्री फ्रॉम एक्चुअल एक्सिस. मतलब ये वाला एंगल थीटा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 23.5 डिग्री. इतनी झुक गई है. मतलब कितना सच है कितना झूठ है ये मुझे तो नहीं पता है, बट ना ही मैं देखने गया था. बट अभी एक्सेप्ट कर लो कि है टिल्टेड एक्सिस ड्यू टू मीटियोर इम्पैक्ट, और आगे बढ़ो. पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये एक दो केस मैंने क्यों ड्रॉ किए, चलिए वो भी देख लेते हैं. लेट अस से कि अर्थ की जो एक्सिस है वो झुकी नहीं है, इट इज़ स्ट्रेट और ऐसे ही है. एंड जो सन है उसकी रेज इसके ऊपर आती रहती है. तो क्या लगता है आपको कि कोई चेंजेस होगा टेम्परेचर में, या तो फिर सीज़न में कोई चेंज होगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि सन की रेज सारी सीधी पड़ रही है, जो सरफेस पे सीधी पड़ रही है, और ऑलमोस्ट हर जगह पे 90 डिग्री बना रही है सन रेज. और हम जानते हैं कि अगर सन रेज 90 डिग्री सरफेस के साथ बनाती है तो टेम्परेचर हमेशा हाई होगा. एंड जितना सरफेस से तिरछी होगी या तो स्लांट होगी, स्लैंटिंग होगी, उतना ही टेम्परेचर कम होगा. तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि टेम्परेचर कम होगा ये केस में? सीज़न में चेंजेस आएंगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं आएंगे. और ऑन द अदर हैंड ये दूसरा केस हम देख लेते हैं. अर्थ की एक्सिस थोड़ी टिल्टेड है, गॉट इट. तो जो इक्वेटर वाला रीजन है वहाँ पे, एंड जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे, जो सन रेज है वो स्लांटिंग हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, यानी कि तिरछी किरणें देखने को मिलेगी. और उसी की वजह से टेम्परेचर में वेरिएशन आता रहता है हर एक लैटिट्यूड पे, नॉट जस्ट एट इक्वेटर. मतलब हर लैटिट्यूड पे टेम्परेचर में डिफरेंस आता रहता है. और उसी के वजह से हमें देखने को मिलता है सीज़न, मतलब हमें सीज़न चेंज होते हुए देखने को मिलती है. मतलब खाली रिवॉल्यूशन भी अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो खाली रिवॉल्यूशन से कुछ नहीं होता है, हमें साथ साथ टिल्टेशन भी ज़रूरी है. तो ये तो मैंने आपको समझा दिया टिल्टेशन का कंसेप्ट. देख लेते हैं हम आगे, अभी बढ़ते हैं. कैसे सीज़न चेंज होती है वो भी हम देख लेते हैं. लेट अस से दिस इज़ सन,
वी ऑल नो कि अर्थ जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रैवल करता है, मतलब रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इलिप्टिकल मतलब परफेक्ट सर्कल नहीं, जस्ट लाइक ऐसे ओवल टाइप में आप समझ सकते हो, मतलब परफेक्ट सर्कल नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ पोजीशंस ऑफ अर्थ। ये जो बीच में मैंने जो क्रॉस आउट किया है दैट इज़ एक्सिस ऑफ अर्थ, जिस पे अर्थ रोटेट करता है। तो जब मैं रिवॉल्यूशन कहता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? किसी के मन में मतलब यही आएगा कि सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है अर्थ, या तो फिर किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि चलो 365 डेज़ होते हैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। या तो कोई महाधुरंधर छात्र या छात्रा आए हैं तो वो मुझे बताएंगे कि 365 डेज़ नहीं, 365 डेज़ एंड 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स लगते हैं अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप खुद प्रैक्टिकली सोचो कि एक साल लगता है रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में। तो एक साल में आपको कौन कौन से चेंजेस आपको मतलब फील होते हैं, कौन कौन से चेंजेस आपको फील होते हैं? रटो नहीं, मतलब आप समझो, प्रैक्टिकली समझो क्या क्या चेंजेस आपको फील होते हैं एक साल में। तो आप में से शायद हर कोई मुझे यही बताएगा कि सर पहले मतलब गर्मी महसूस होती है, फिर उसके बाद सर हमें ठंडी महसूस होती है। या तो कोई ज़्यादा ही अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ा है तो मुझे ये बोलेगा कि सर ऑटम भी होता है, सर स्प्रिंग भी होता है, यू नो। तो बस यही है सीजनलिटी, नथिंग एल्स। तो चलिए हम बारी बारी देख लेते हैं। हाँ, पार्डन माय ड्राइंग, थोड़ी इलिप्टिकल ऑर्बिट कुछ ज़्यादा ही इलिप्टिकल हो चुकी है, बट आपको मैं समझा दूँगा। आई एम सॉरी। ये इक्वेटर है। लेट अस टेक अ टाइम ऑफ दिसंबर का टाइम लेते हैं, चलो। तो दिसंबर में हमें खुद सोचो, दिसंबर में मैं क्या मतलब क्या फील होता है अपने आप को? ठंड महसूस हो गया अपने आप को, ठंड महसूस हो गया आप लोगों को। तो आपके हिसाब से अर्थ की पोजीशन कैसी होनी चाहिए? मतलब हमारी तरफ जो हमारा जो सरफेस है अर्थ का, जो हम नॉर्थ इंडिया, मतलब हमारा जो इंडिया है जो वो है नदर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर हमें नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर क्रिएट करनी है तो हमें कौन सी रिक्वायरमेंट होगी? टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, सॉरी। और टेम्परेचर कम कब होगा? जब हमारे तक सन की जो किरणें हैं वो स्लांटिंग आएगी, मतलब तिरछी आएगी, ना कि 90 डिग्री। समझ पा रहे हो? हमें तिरछी किरणें चाहिए ताकि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर कम हो। और उसके लिए अर्थ को आप कहाँ पे, मतलब इन चारों पोजीशन में से आप कहाँ पे फिट करोगे जहाँ पे किरणें आपको, तिरछी किरणें नज़र आएगी आपको? तो ऑब्वियसली आप यहीं पे प्लॉट करोगे, मतलब यही होगा, यही पोजीशन पे होगा अर्थ जब हमें ठंड महसूस होगी। क्लियर? तो जब यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर का माहौल होगा तब आपको क्या लगता है सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? यहाँ पे तो सन की किरणें सीधे आ रही है, तो तब यहाँ पे होगा समर। इसलिए आपने नोटिस किया होगा जब हम
सर्दियों में क्रिसमस मनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में समर में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। ठीक है, तो चलिए, और अभी थोड़ा दिसंबर में हो गया, दिसंबर में आप आई होप समझ में आ गया। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आप खुद सोचो, आप जब दिसंबर से मार्च की तरफ जा रहे होगे तो आपको ना ही ज़्यादा ठंडी लगेगी ना ही ज़्यादा गर्मी लगेगी, मतलब इक्वल सा एक होगा, इक्वल सा इफ़ेक्ट होगा आपको, इक्वल सा इफ़ेक्ट आपको फील होगा। क्यों? तो आप समझो कि ये तो हमने देख लिया था, चलो, कि क्यों टेम्परेचर ज़्यादा था, तो कि टिल्टेशन ऑफ द अर्थ हमें देखने को मिलता है और उसी की वजह से हमें टेम्परेचर कम या ज़्यादा देखने को मिलता है। बट क्या आप खुद प्रैक्टिकली सोचो, क्या ये इस पोजीशन पे आके टिल्टेशन मायने रखेगा इतना? क्या टिल्टेशन का इतना फ़र्क पड़ेगा? नहीं। जस्ट अ सेकेंड। कहाँ पे थे? हाँ, वी वर इन मार्च। तो आप खुद सोचो, मार्च में अगर यहाँ पे है, इस पोजीशन में है अर्थ, तो क्या टिल्टेशन से इतना फ़र्क पड़ेगा? नहीं। सनलाइट हर लैटिट्यूड पे इक्वली पहुँचेगी हर लैटिट्यूड पे सनलाइट, तो सब समान स्थिति में होगा। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। मार्च, अप्रैल, मई एंड यहाँ पे आ गया अब जून, एंड हम आ गए हम जून में। अब खुद अब प्रैक्टिकली सोचो, जून महीना चल रहा है, आपको क्या फील हो रहा होगा? ठंडी तो लग नहीं रही होगी आपको, गर्मी होगी, कड़कड़ाती धूप होगी। क्यों? तो क्या सनरेज जो है वो डायरेक्टली आ रहे हैं नदर्न हेमिस्फीयर में, और सेम सदर्न हेमिस्फीयर में स्लांटिंग है, मतलब वहाँ पे होगा टेम्परेचर कम, एंड दैट इज़ वहाँ पे होगी विंटर, एंड नदर्न हेमिस्फीयर में होगा समर वाला माहौल। अब फिर से आगे बढ़ते हैं हम। समर तो मार्च अप्रैल में, जून, तो वापस से जुलाई, अगस्त, एंड यहाँ पे आ गए हम सितंबर पे। तो सेम यही जो मार्च वाली स्थिति थी वही यहाँ पे होगी, ना तो ज़्यादा गर्मी ना या ठंडी ज़्यादा, समान स्थिति, मतलब हर लैटिट्यूड पे इक्वल अमाउंट पे सनरेज गिरेगी। और फिर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एंड वही फिर से दिसंबर, मतलब ये साइकिल फिर चलती रहेगी। आई होप आपको सीजनलिटी समझ में आ रही है। तो अब चलिए कुछ जहरीले तथ्य देख लेते हैं हम, क्या है। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं हम, दिसंबर से स्टार्ट करते हैं, चलो। तो हमने देख लिया था हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी, तो उसे कहते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं डे एंड लेंथ में जो वेरिएशन होता है वो हम देख लेते हैं। अपने सीजनलिटी तो पढ़ ली, बट उसी के साथ साथ एक टॉपिक और कनेक्टेड है जिसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। मतलब आपने नोटिस किया होगा कि जब हम दिसंबर वाले जो फेज़ में होता है, जब हमारा अर्थ, जब हमारा पर्टिकुलरली हमारा नदर्न हेमिस्फीयर, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि दिन छोटे हो जाते हैं हमारे यहाँ पे, एंड रातें लंबी हो जाती है। सेम जब हम जुलाई वाले जो हिस्से में आते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि गर्मियों में मतलब दिन की जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, एंड नाइट जो होती है, मतलब रात जो होती है वो छोटी हो जाती है। तो कभी आपने सोचा क्यों? तो चलिए वही हम समझ लेते हैं।
तो चलिए अभी देख लेते हैं हम जून वाला केस। जब गर्मियों में हमारे यहाँ पे दिन छोटे हो जाते हैं एंड दिन लंबे हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती है, तो क्यों होती है वो हम देख लेते हैं। तो लेट अस से ये सन है, ये अर्थ है। तो वी ऑल नो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी, यानी कि यहाँ पे जो सन रेज है वो एकदम सीधी आएगी एज़ कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, जहाँ पे सन स्लैंट मतलब रेज स्लांट होगी, मतलब तिरछी किरणें होगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी वहाँ पे कम होगा। तो आप ही सोचो कौन सा हिस्सा सन के करीब आएगा, मतलब कौन सा नज़दीक होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर। ऑब्वियसली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड वही हिस्सा, यही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही वो हिस्सा होगा जो सन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देखेगा सन को। तो उसी की वजह से दिन का जो लेंथ, दिन की जो मतलब लेंथ होता है दिन का, वो ज़्यादा होता है। अब चलिए देख लेते हैं हम विंटर वाला केस कि विंटर में आखिर क्या हो जाता है। तो यही सन, यही हमारा सन यही रहेगा, एंड यहाँ पे मैं और एक पृथ्वी ड्रॉ कर देता हूँ। ये हम विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, मतलब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, तो हम उसी को हम अभी कंसीडर विथ रेफरेंस भी हम वहीं का ले रहे हैं। अगर यहाँ पे दिन लंबा है जून में, तो ऑब्वियसली जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे रातें लंबी होगी ड्यू टू विंटर सीजन, ड्यू टू मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है सदर्न हेमिस्फीयर और सन के बीच में। तो अभी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर होगी दिसंबर के अराउंड, हम वो केस कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सन की रेस जा रही है, क्या लगता है कौन सा हिस्सा सन से करीब है, सदर्न हेमिस्फीयर या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ऑब्वियसली सदर्न हेमिस्फीयर नज़दीक है एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर है, दूर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ऑब्वियसली सन को ज़्यादा कौन फेस करेगा, सदर्न हेमिस्फीयर। तो डे लाइट भी वही एक्सपीरियंस करेगा ज़्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से। तो यही रीज़न है डे वेरिएशन ऑफ, क्यों हमें डे की लेंथ में, नाइट की लेंथ में वेरिएशन देखने को मिलता है। चलिए अब कुछ जहरीले फैक्ट्स हम रट लेते हैं। आपने कई बार सुना होगा विंटर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स। कौन से दिन पे विंटर सोलिस्टिस होगा, कौन से दिन पे समर सोलिस्टिस होगा, वो हम देख लेते हैं। तो पहले तो मैं इक्विनॉक्स समझा देता हूँ, इक्विनॉक्स क्या है। इक्विनॉक्स मतलब कुछ नहीं, एक समान स्थिति जो दर्शाता है उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल की तरह आप याद रख सकते हो। तो कैसे आप याद रखोगे, देखो जब हम दिसंबर से मार्च की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें मतलब ना तो ज़्यादा ठंड लग रही होती है, ना ही हमें कुछ ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। तो उसे हम कहते हैं स्प्रिंग सीजन कहते हैं हम। एंड इक्विनॉक्स हम इसीलिए कहते हैं कि देखो यहाँ पे ये जो पोजीशन है अर्थ की, ना तो टिल्टेशन से इतना फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है कि क्या अभी तिरछी किरणें, क्या सीधा, सब इक्वल अमाउंट में एनर्जी, मतलब सन की एनर्जी रिसीव करता है पूरा अर्थ सरफेस। तो इसीलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इक्विनॉक्स, मतलब एक समान स्थिति को दर्शाता है। एंड सेम कुछ इस प्रकार यहाँ पे भी है, जो सितंबर वाली जो स्थिति है, जिसे हम कहते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। सेम इक्विनॉक्स पे दिन और रात दोनों की लेंथ इक्वल होगी, ऑलमोस्ट इक्वल होगी। इक्विनॉक्स पे डे एंड नाइट इक्वल होगी, ऑलमोस्ट इक्वल होगा लेंथ दोनों का। अब देख लेते सोलिस्टिस क्या है, समर सोलिस्टिस एंड विंटर सोलिस्टिस। तो चलिए हम पहले जून का केस देख लेते हैं क्या है सोलिस्टिस, जिसे हम
समर सोलिस्टिस भी कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा दिन होगा जो साल का सबसे लंबा दिन होगा, इसे हम समर सोलिस्टिस कहते हैं। और जनरली हमें यह दिन देखने को मिलता है 21 जून को। इक्विनॉक्स की भी एक डेट है, आप वो भी शायद वो भी नोट डाउन कर सकते हो। दैट इज़ 21 मार्च। एंड ऑटम इक्विनॉक्स का भी एक दिन है फिक्स, September 23। ये दिन को हमें देखने को मिलता है, मतलब इक्विनॉक्स वाली कंडीशन। चलिए अब विंटर की तरफ बढ़ते हैं, तो जिसे हम कहते हैं विंटर सोलिस्टिस, वो हमें देखने को मिलता है ऑन 22 दिसंबर। तारीख आगे पीछे हो सकती है, नॉट एन इशू, बट जनरली ये दिन को हमें देखने को मिलता है। मतलब विंटर सोलिस्टिस में कुछ नहीं होगा, मतलब साल की सबसे लंबी रात हमें देखने को मिलेगी विंटर सोलिस्टिस के दिन। एंड साल का लंबा दिन हमें देखने को मिलेगा 21 जून को। तो यही कुछ फैक्ट्स थे जो हमें याद रखने थे। तो हाँ, और एक चीज़ मुझे आपको बतानी रह गई, रोटेशन का ही एक टॉपिक है छोटा सा, मतलब छोटा टॉपिक भी नहीं है, बस एक डेफिनेशन है। जिसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या किसे कहते हैं, मतलब बॉर्डर है, ये जो आपको बॉर्डर दिख रही है डे एंड नाइट के बीच में, उसे ही सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया है। अभी एक छोटा सा टॉपिक हमारा आखिरी में बचता है, जिसे हम अभी ही कंप्लीट कर लेंगे। मैं कंप्लीट करवा देता हूँ मैं अभी, जस्ट अ सेकेंड। आपने कई बार ये डायग्राम देखा होगा, मतलब चलो 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। मतलब हम चाहे तो राउंड फिगर भी ले सकते थे, 20 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ क्यों लिया फिर, या तो फिर हम यहाँ पे राउंड फिगर करके 70 भी लिख सकते थे। बट आपने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट में ही देखा होगा, मतलब यही ऐसा क्यों है। तो एक सिंपल उसका रीज़न है। ये जो रीजन है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड टू 23.5 डिग्री साउथ, ये जो रीजन है, ये वो रीजन है जो साल में कम से कम एक बार सन अपने, मतलब ये जो लैटीट्यूड है, साल में एक बार तो सन इन लैटीट्यूड पे ओवरहेड होता है, मतलब डायरेक्टली 90 डिग्री बनाता है एटलीस्ट एक बार। बट फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो फिर ये किस काम के लिए है। तो इसका भी एक सिंपल रीज़न है कि ये जो लैटीट्यूड है 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, इसके बियॉन्ड मतलब ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे कभी भी सनरेज डायरेक्ट नहीं होते हैं। तो बस उसी को मार्क करने के लिए हम ये पॉइंट में वैल्यूज़ काउंट करते हैं। एंड फिर उसी को हमने नाम दे दिया, 23.5 डिग्री को हमने नाम दे दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड जो 23.5 डिग्री साउथ है उसे हमने नाम दे दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मतलब ऐसे ही रैंडमली हमने ये नंबर नहीं चूज़ किए है, इसके पीछे एक रीज़न है। तो चलिए और एक आखिरी टॉपिक हमारा जो बच रहा है वो भी हम कंप्लीट कर देते हैं।
इसके साथ आपको पता चल जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंस है 23.5 डिग्री नॉर्थ का एंड साउथ के लैटिट्यूड्स का। आई एम सॉरी। तो चलिए हम जुलाई से स्टार्ट करते हैं। जुलाई के महीने में हमने देखा था कि जो सन होता है वो मैक्सिमम 23.5 डिग्री नॉर्थ तक जाता है, उसके बियॉन्ड नहीं जाता है। तो जुलाई से बढ़ते हैं हम आगे। यह है कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इज 23.5 डिग्री साउथ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज ऑब्वियसली 0 डिग्री इक्वेटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। जुलाई में हमने देख लिया था कि 21 जुलाई समर सोलिस्टिस होता है इसी दिन। फिर हम आते हैं जून, जुलाई, जुलाई, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे जुलाई नहीं आएगा, जून आएगा। 21 जून को समर सोलिस्टिस होता है। एंड फिर आगे हम बढ़ते जून, जुलाई, अगस्त एंड देन सितंबर। ठीक है, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इक्विनॉक्स वाला देखने को मिलता है हमें, दैट इज 23 सितंबर। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में हमने देखा था कि सन सदर्न लैटिट्यूड पे होता है, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न पे होता है एंड समर सीजन देखने को मिलती है हमें सदर्न हेमिस्फीयर में। और हमें कब देखने को मिलता है? 22 दिसंबर। ये वही टाइम है जब हमें सर्दी महसूस होती है। फिर वापस दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च में वापस सन आ जाता है मिड लैटिट्यूड्स पे, यानी कि ऑलमोस्ट 0 डिग्री पे आ जाता है इक्वेटर पे। और कौन सी डेट थी? 21 मार्च। एंड फिर से हमें सन देखने को मिलता है जून में, फिर वापस सितंबर में यहाँ पे एंड देन फिर 22 दिसंबर में साउथ एंड सदर्न हेमिस्फीयर में एंड फिर ये कंटिन्यू रहती है ये साइकिल। आई होप आई एम क्लियर। एक छोटा सा मैं आपको टेबल भी बनवा देता हूँ, प्रीलिम्स के लिए आपको काम में आएगा। रेकमेंड करूँगा कि आप भी ये टेबल ड्रॉ कर लो, ताकि आपको मतलब एट द एंड मोमेंट पे आपको एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ करने में थोड़ा आसान रहे। तो पहली डेट हम डाल देते हैं 21 जून। चलो, आपको ये तो पता नहीं चलेगा, आप यही सीज़न पे मुझे आप बता दो कौन सी सीज़न रहेगी। मतलब जून का महीना है और आपको कौन सी सीज़न आपको महसूस होगी? समर। तो समर आप कौन से लैटिट्यूड पे महसूस कर रहे हो? ऑब्वियसली आप नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में आप महसूस करोगे, यानी कि पोजीशन ऑफ सन कहाँ होगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
और आप खुद इमेजिन करो कि लेंथ ऑफ द डे क्या होगा, समर सीज़न में क्या होता है, मतलब दिन लंबे एंड रात छोटी, राइट। सेकेंड डेट हम देख लेते हैं, 23 सितंबर। कहाँ होगा सन? इक्वेटर। सीज़न कौन सी होगी? स्प्रिंग। हाँ, एक बात का आप खास ध्यान रखो, समर सीज़न होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड विंटर होगी सदर्न हेमिस्फीयर में। एंड ठीक उसका उल्टा भी यही, ठीक इसका उल्टा होगा कि दिन छोटे हो गए एंड रात लंबी होगी। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, यहीं पे यहाँ पे भी उसी प्रकार हम करेंगे। स्प्रिंग हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग देखने को मिलेगी एंड ऑटम हमें देखने को मिलेगा सदर्न साइड में। डे ऑलमोस्ट इक्वल होगा दोनों हेमिस्फीयर में, कोई चेंजेस नहीं उसमें, बिकॉज सन एक जैसे ही लाइट सबको दे रहा है। डे लाइट मतलब किरणें हर जगह पे इक्वल जा रही है। ठीक है, तीसरी हम डेट लिखेंगे 27 22 दिसंबर। सन कहाँ पे होगा? करो इमेजिन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो करो इमेजिन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम रह रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा? तब विंटर होगी एंड समर इन साउथ। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हम जनरली हमारा जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो होती है, जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच, वो जनरली विंटर के टाइम होती है एंड तब वहाँ पे धूप खिली होती है, धूप ज़्यादा बहुत तेज़ धूप होती है वहाँ पे, एंड हमारे यहाँ पे होता है ठंडी का मौसम। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर होगी तब वहाँ पे क्या होगा? डे की लेंथ होगी कम एंड नाइट लंबी, एंड ठीक उसका ऑपोजिट, डे लॉन्गर एंड नाइट शॉर्टर। ठीक है, क्लियर? एक लास्ट अभी बाकी है इसमें, 21 मार्च। एक छोटी सी गलती मुझसे हो गई है, यहाँ पे ऑटम होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड स्प्रिंग होगी सदर्न हेमिस्फीयर में। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 21 मार्च पे पोजीशन ऑफ सन क्या होगी? इक्वेटर एंड सेम स्प्रिंग कहाँ पे होगी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड ऑटम इन सदर्न हेमिस्फीयर, ऑलमोस्ट इक्वल। बस एक छोटा सा टेबल आप बना दो ताकि आपको चीज़ें एंड टाइम पे याद करने में आपको इजी रहे। एक दो छोटे टॉपिक बच रहे, सोच रहा हूँ कंप्लीट कर ही दूँ, तो अगले वीडियो लेक्चर से हम सीधा फिर दूसरे एक नए टॉपिक से हम स्टार्ट कर पाए, खींचना ना पड़े ये टॉपिक। तो चलिए, बस 5 मिनट्स लगेगी, 5-1 मिनट लगेगी, उससे ज़्यादा नहीं। मैं समझा देता हूँ फटाफट। चलो इसी में समझा देता हूँ। आपने कई बार सुना होगा कि पोल्स पे 6 महीना दिन होता है एंड 6 महीना रात होती है,
बट कभी सोचा है क्यों? तो उसके पीछे भी टिल्टेशन का हाथ है। तो आप सोचो, इसमें समझा देता हूँ मैं। आप सोचो, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, दिख जाए आराम से आपको। चलो ये पहले आप ये समझ लो, ये वाली पोजीशन, जो टिल्ट हो रहा है यहाँ पे, बराबर। तो सन रेज डायरेक्टली नॉर्थ पोल पे, ये नॉर्थ पोल जो है वो वाला हिस्सा सन से करीब होगा। तो ऑब्वियसली सन रेज ये नॉर्थ पोल ज़्यादा देखेगा। एंड जो सदर्न पोल है, जो वहाँ पे तो लाइट ऑलमोस्ट ना के बराबर जा रही है, तो वो इतनी सन रेज मतलब नहीं रिसीव करेगा जितना नदर्न पोल कर रहा था। तो जब हम टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं फ्रॉम ऑलमोस्ट 21 ऑफ मार्च, मतलब यही इक्विनॉक्स से चालू करके, जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स था वहाँ से शुरू करते हैं हम अप टू सितंबर, इतने पीरियड यानी कि 6 महीने नॉर्थ पोल में 24 आवर्स, ऑलमोस्ट 24 आवर्स दिन की स्थिति हमें देखने को मिलेगी। एंड ठीक उसका ऑपोजिट सदर्न पोल पे हमें रात देखने को मिलेगी। और ठीक उसका उल्टा होता है फ्रॉम 23 सितंबर टू 21 ऑफ मार्च। नॉर्थ पोल में 24 आवर्स रात होगी एंड साइमल्टेनियसली साउथ पोल, सदर्न पोल में 24 आवर्स दिन होगा। बिकॉज साउथ पोल इज़ क्लोज़र, मतलब वो सनलाइट वो रिसीव कर रहा है क्योंकि नज़दीक है सन से। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको पॉइंट। एंड इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई नो काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर पिछले वीडियो लेक्चर्स आपको याद नहीं आ रहे तो प्लीज़ आप उसे रिवाइज़ करो टाइम टू टाइम। एंड प्लीज़ बैकलॉग क्रिएट मत होने दो। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कोई भी डाउट्स रह रहा है आपका, डोंट वरी, leave a comment. I will be happy, in fact more happy to address your doubt. चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।